नमस्कार। रॉयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जीवन बहुत विशाल है, वहीं दूसरी ओर विचित्रताओं से भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में जीवन में प्रत्येक मनुष्य को कहीं न कहीं अपने सुख और दुखों को बांटने के लिए एक साथी की आवश्यकता अवश्य होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके लिए सदैव उसके साथ नहीं रहेगा। केवल उसका जीवन साथी ही होता है जो जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहता है। अब क्योंकि जीवन में अंतिम क्षणों तक ना तो बच्चे साथ रहते हैं, न रिश्तेदार साथ रहते हैं, और न ही वह अपने साथ रहते हैं जिसने उस व्यक्ति को जन्म दिया था, तो कहीं ना कहीं वह अपने उस जीवन साथी की कमी सदैव महसूस करता है। भले ही उसके पास जीवन में प्रत्येक सुख क्यों न हो, किंतु जीवन साथी के बगैर यह जीवन अधूरा सा लगता है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वह कौन से योग होते हैं जिसके कारण से मनुष्य के दाम्पत्य सुख में कमी होती है। साथ ही जिन लोगों के दाम्पत्य सुख में कमी है उन्हें क्या करना चाहिए, यह भी हम आपको इस वीडियो के अंत में अवश्य बताएंगे। तो आपने हमारे मुंह से और अन्य ज्योतिषों के मुंह से भी कई बार सुना होगा कि इनके दाम्पत्य सुख में कमी है। तो वास्तविकता में क्या अर्थ होता है इन शब्दों का, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, जब भी किसी की कुंडली देखी जाती है, स्पेशली जब विवाह के लिए किसी की कुंडली देखी जाती है, तो वहां कुल 4 भावों को देखा जाता है। सर्वप्रथम तो विवाह के लिए उसके लग्न को देखा जाता है। लग्न और लग्नेश की स्थिति कैसी है, क्योंकि यदि कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति खराब हो तो बड़े से बड़े राजयोग भी कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। फिर ऐसी स्थिति में यदि उसका विवाह कितने ही अच्छे इंसान से क्यों ना हो जाए, किंतु जब उसके जीवन में ही सुख नहीं है तो वह क्या करेगा। इसी कारण से सबसे पहले लग्न को देखा जाता है। यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी होती है तो फिर सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव यह दर्शाता है कि आपका पार्टनर या जीवन साथी कैसा होगा। सप्तम भाव से यह पता चलता है कि उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी। यह सारी चीजें सप्तम भाव को देखकर पता लगती हैं। कुंडली का अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वह यह दर्शाता है कि विवाह बंधन कितने लंबे समय तक बना रहेगा। अर्थात यदि कुंडली का अष्टम भाव खराब हो तो विवाह संबंध अधिक समय लंबे समय तक नहीं रहेगा, और ऐसे व्यक्तियों में डिवोर्स हो जाते हैं या फिर उनके पार्टनर्स में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव यह दर्शाता है कि उसकी बेडरूम लाइफ कैसी होगी, अर्थात उसे शारीरिक सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं। यह कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है। फिर पुरुषों में शुक्र की स्थिति देखी जाती है, विशेष तौर पर देखी जाती है। यदि पुरुषों में शुक्र खराब हो रहा हो या पीड़ित हो रहा हो तो इस स्थिति में दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। वहीं महिलाओं में मंगल की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि काल पुरुष के अंगों में मंगल को पुरुष माना गया है और शुक्र को स्त्री माना गया है। इसी कारण से मंगल की स्थिति देखी जाती है कि मंगल किस स्थिति में है, उस पर यह निर्णय होता है कि इनका पति किस तरह का होगा। वहीं जुपिटर या गुरु देव बृहस्पति इसमें सबसे उच्च स्थान रखते हैं, क्योंकि देव बृहस्पति की दृष्टि यदि लग्न पर या सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में दोनों में से कोई भी, अर्थात स्त्री या पुरुष, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति विवाह को बचाने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति
को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है। इस कारण से जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर या सप्तम भाव पर पड़ रही हो अथवा लग्नेश पर या सप्तमेश पर पड़ रही हो तो यह माना जाता है कि विवाह लंबे समय तक चलेगा। किंतु यहाँ एक अपवाद और है। कर्क लग्न में जहाँ देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, वहीं मकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि व्यय भाव में पड़ती है। इस कारण से यहाँ देवगुरु बृहस्पति को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का दाम्पत्य सुख देखने के लिए हमें इन 4 भावों को अवश्य देखना चाहिए। साथ ही इन 3 ग्रहों को भी अवश्य देखना चाहिए, जिसमें मंगल, शुक्र और बृहस्पति हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विवाह सुख में कमी होने के कारण जातक को विवाह सुख नहीं प्राप्त होता है, बल्कि विवाह के बाद उसकी जीवन जो होता है कहीं न कहीं उसे जीवन में कंप्रोमाइज करके जीना होता है। वहीं यदि विवाह सुख हो ही ना तो उसका जीवन नरक बन जाता है। अब देखिए, आपकी कुंडली में विवाह सुख होगा या नहीं, यह आप इन सभी को देखकर पता लगा सकते हैं। इसी के उदाहरण स्वरूप हम आज आपके सामने एक कुंडली लेकर आए हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1957 को रात्रि 2:15 पर हुआ था और इनका जन्म स्थान जलपेगुड़ी है, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। मकर लग्न की इनकी कुंडली बनती है और लग्नपति शनि शत्रु राशि में 11वें भाव में वक्री स्थिति में विराजमान है। यहाँ शुक्र और सूर्य तीसरे भाव में विराजमान है। शुक्र उच्च के हैं, वहीं सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है। यहाँ बुध, केतु और चंद्रमा तीनों इनके सुख भाव में विराजमान हैं। मंगल इनके पंचम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है। वहीं गुरु, जो कि इस लग्न में कुछ विशेष कारक नहीं होते हैं, भाग्य भाव में विराजमान है और वह वक्री स्थिति में है। इनका जन्म केतु के नक्षत्र अश्वनी के दूसरे पद में हुआ है, क्योंकि इनका चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में विराजमान है। इस कारण से उसी को जन्म नक्षत्र माना जाएगा। यह एक केमिकल इंजीनियर हैं और दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इनका विवाह दिसंबर 2085 में हुआ था और उस समय इनकी सूर्य की महादशा चल रही थी। उसमें बुध का अंतर और शनि का प्रत्यंतर चल रहा था। किंतु विवाह के कुछ समय बाद ही इनके और इनकी धर्म पत्नी के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए और फाइनली फरवरी 1988 को उन्होंने इनका घर छोड़ दिया और यह फिर एक बार पूरी तरह से अकेले हो गए। जिस समय वह इनका घर छोड़ के गई, उस समय चंद्रमा की महादशा चल रही थी और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा था और फाइनली मार्च 2003 में यह पूरी तरह से अलग हो गए, क्योंकि कोर्ट ने इनका डिवोर्स स्वीकार कर लिया था। अब हम देखेंगे कि इनके विवाह की ऐसी दशा क्यों हुई थी। यदि आप इस कुंडली को देखें तो आप देखेंगे कि यह कर्क लग्न की कुंडली बनती है और लग्नपति 11वें भाव में शत्रु राशि में विराजमान है, जिन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु हैं। यहाँ सैटर्न या शनि रेट्रोग्रेड भी हैं, यानी वक्री स्थिति में है। इस कारण से वह अधिक कमजोर हो गए हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि यदि लग्नेश कमजोर हो जाए तो इंसान को जीवन में संघर्ष तो करना ही होंगे। वही कारण बना कि यहाँ पर लग्नेश ही कमजोर हो गए थे। फिर आप देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति की 9वें भाव में होकर लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, किंतु हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं
कि इस लग्न में गुरुदेव बृहस्पति कारक नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर बृहस्पति यदि आप देखें तो रेट्रो या वक्री स्थिति में है। गुरुदेव बृहस्पति इस लग्न में कारक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है वह 12वें भाव में होती है, तो उन्हें उसका भी फल देना होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ गुरुदेव भी इस विवाह को टूटने से बचा नहीं पाए। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वह मून या चंद्रमा होता है, जो कि मरकरी मतलब बुध और केतु के बीच में फंसा हुआ है। इसे क्योंकि यहाँ मरकरी या बुध छठे भाव के स्वामी हैं और वहीं केतु जो होते हैं वह उनका स्वभाव ही होता है कि वह चीजों से दूर करते हैं, क्योंकि केतु जहां पर भी बैठते हैं या देखते हैं उस भाव से संबंधित सुखों को में कमी करते हैं। तो यहाँ केतु सप्तमेश के साथ विराजमान है, तो इस कारण से केतु कहीं ना कहीं सप्तम भाव के सुखों में कमी कर रहे हैं। फिर वह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव सुख का होता है, इंसान के खुद के निजी सुख का होता है, तो कहीं ना कहीं उस सुख को भी खत्म कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि केतु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह इनके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि बेडरूम लाइफ का होता है। तो कहीं ना कहीं उस बेडरूम लाइफ को भी केतु उस बेडरूम लाइफ से भी इन्हें दूर कर रहे हैं। तो यहाँ बुध जो कि छठे भाव का स्वामित्व रखते हैं, चंद्रमा जो सप्तम भाव का स्वामित्व रखते हैं और केतु जो कि चीजों से छुड़ाने का कार्य करते हैं। राहु जहाँ एक और चीजों के प्रति आकर्षण जगाते हैं, वहीं केतु जो होते हैं वह चीजों को खराब करते हैं या फिर उनसे डिटेच कराते हैं, दूर कराते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक होते हैं। इसी कारण से केतु को 12वें भाव का भी कारक कहा जाता है। यदि आप काल पुरुष के अंगों में देखें तो राहु जहाँ छठे भाव में होते हैं वहीं केतु 12वें भाव में होते हैं, क्योंकि राहु जो होता है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो चीजों को खींचते हैं, वो इंसान में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, वहीं केतु उनसे दूर करते हैं। तो इस तरह सप्तमेश भी खराब हो रहे हैं, लग्नेश भी खराब हो रहे हैं, दोनों की स्थिति खराब हो रही है, मतलब विवाह सुख में कमी है, ये बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई। अब अगर आप इस कुंडली को और ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे कि यहाँ तीसरे भाव में शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है। इस कारण से कहीं ना कहीं इनका दाम्पत्य जीवन सुधरना चाहिए था, इन्हें सुख मिलना चाहिए था, दाम्पत्य सुख मिलना चाहिए था। किंतु आप साथ में यह भी देखिए कि वहां सूर्य भी विराजमान है, सूर्य जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव या अष्टमेश जो होते हैं वो परेशानियों के लिए जाने जाते हैं, मृत्यु के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ सूर्य भी विराजमान है शुक्र के पास, और शुक्र की स्थिति यदि आप कुंडली में देखा तो आपको पता चलेगा कि शुक्र कंबस्ट या अस्त हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य अधिक कि यदि सूर्य की डिग्री और शुक्र की डिग्री आप देखते हैं तो मात्र 3 डिग्री का अंतर है। तो इस कारण से शुक्र जो है वो अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ शुक्र पूरी तरह से खराब हो गए, क्योंकि वह अस्त हो जाने के बाद अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि लग्नेश खराब हो गए, सप्तमेश खराब हो गए और शुक्र भी खराब हो गए, जो कि पुरुषों की कुंडली में यह दर्शाता है कि उन्हें विवाह का सुख रहेगा अथवा नहीं। तो इस प्रकार से यह तीनों जहाँ खराब हो गए हैं, इनका बेडरूम लाइफ जो 12वां भाव जो हम कह रहे थे वहां पर भी केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो बेडरूम लाइफ भी इनकी खराब हो रही है। तो यहाँ यह निश्चित हो गया कि इनको विवाह का सुख तो नहीं है। अब इनका विवाह लंबे समय तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि हमें कुंडली का 8वां भाव देखना होता है कि ये विवाह कितने लंबे समय तक टिकेगा। अब आप यहाँ पर देखें कि कुंडली के अष्टम भाव या अष्टमेश जो होते हैं वह सूर्य होते हैं, और कुंडली के अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए आपकी शनि 7, 8, 9, 10,
तो यहाँ 10वीं दृष्टि जो है वह शनि की पड़ रही है, वहीं चौथी दृष्टि मंगल की भी पड़ रही है। एक बात सदैव याद रखिएगा, जहां पर भी कुंडली में जहां पर भी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ रही हो, वह भाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उस भाव में फिर कभी भी उस भाव का लाभ जातक को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मंगल की जो कि पंचम भाव में बैठा हुआ है, अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, वहीं शनि अपने 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो वह अष्टम भाव को खराब कर दिया उन्होंने। अष्टम भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं उस एग्रीमेंट का होता है, दाम्पत्य जीवन में जो एग्रीमेंट होता है, जो 7 वचन निभाए जाते हैं, वह अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। तो जो 7 वचन होते हैं वह निभाने के लिए अष्टम भाव होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुंडली में अष्टम भाव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस कारण से इनका विवाह लंबे समय तक नहीं टिका। फिर यह महोदय अपने स्वयं के लिए जीवन साथी तलाशते रहे, किंतु इन्हें जीवन साथी दोबारा नहीं मिल सकी। यही कारण होता है जब कहा जाता है कि दाम्पत्य सुख में कमी है या दाम्पत्य सुख नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि इंसान को जीवन में कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस करके भी उस विवाह को बचाना होगा, तभी वह जीवन में खुशहाल रह पाएगा। जिन भी जातकों के दाम्पत्य सुख या विवाह सुख में कमी हो, उन्हें अपने दाम्पत्य सुख या अपने विवाह को बचाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं किसी जातक के जीवन में इन भावों को खराब हो रहे हों अथवा इन भावों के स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित हों, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने दाम्पत्य जीवन के साथ ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार कर चलाना चाहिए। क्योंकि यदि उसकी कुंडली में विवाह सुख में कमी है, तो वह एक विवाह करे अथवा 4, उन सभी के साथ उसे एक सी ही परेशानी रहेगी। अब हमने आपको शुरुआत में कहा था कि हम अंत में आपको कुछ ऐसे भी उपाय भी बताएंगे जिनसे कि विवाह को लंबे समय तक चलाया जा सके। तो सर्वप्रथम तो जिन भी जातकों की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं या इन भावों के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी गृहस्थी में आग लग जाए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की गृहस्थियों में आग लगाते हैं, तो हमें उन लोगों से बचना चाहिए। वहीं हमारे अहंकार और स्वाभिमान में हमें जो फर्क होता है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात आपका स्वाभिमान कब आपका अहंकार बन जाता है यह आपको पता ही नहीं चलता है। फिर जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं अथवा सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं अपनी धर्म पत्नी के प्रति लगाव और प्रेम रखना चाहिए। इस प्रकार से वह अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब वह अपनी पत्नी के प्रति वफादारी रखेंगे, उससे प्रेम रखेंगे और उसमें लगाव रखेंगे, तो उसका शुक्र मजबूत हो जाता है। वहीं जिन महिलाओं की कुंडलियों में या जिन कन्याओं की कुंडलियों में गुरु खराब हो रहे हैं, तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि विवाह के बाद उन्हें अपने पति का पूरा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जब वह अपने पति के साथ वफादारी करती हैं और उसका सम्मान करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों के गुरु जो होते हैं वह बली हो जाते हैं, और इस कारण से जातिका को दाम्पत्य सुख में वह सारी परेशानियां नहीं भुगतनी पड़ती हैं जो कि गुरु के खराब होने पर उन्हें मिलती है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह यह होती है कि जब भी किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश या 12वां भाव
और उसके स्वामी गुरु या फिर शुक्र मंगल यह किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हों तो उन्हें उस वार का उपवास रखना चाहिए। और यह साथ ही उस दिन आपको मंदिर भी अवश्य जाना है। इस तरह यदि आप करेंगे तो आपको दाम्पत्य सुख में कमी नहीं रहेगी। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।